वेलकम टू अवर चैनल ईगर टू नो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम में ही, और आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड। ये एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका एक और न्यूमेरिकल आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल किया है, तो उसी के कंटिन्यू करते हुए अब हम दूसरे मेथड इनकम मेथड पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस मेथड में आपको नाम से पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, इनकम ऑफ द पर्सन। तो अगर अभी आप लोगों ने क्या किया, देखो प्रोडक्ट मेथड मतलब वहां पे आपने किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर या हमने उसका दूसरा नाम लिखा था क्या, प्रोडक्ट मेथड। अब हमने उस मेथड में क्या देखा था कि हमने कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करी है। कैसे हमें पता चला था, सेल्स हमने ऐड करी थी प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें से माइनस किया था इंटरमीडिएट कॉस्ट वगैरह, है ना। अब हम लोगों ने प्रोड्यूस तो कर लिया, अब उसके बाद हर एक चीज के लिए कोई ना कोई चीजों को मतलब हमारे को पैसा भी मिलना है, इनकम भी जनरेट होनी है। जैसे अभी हमारे को पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, कि हमने कौन कौन से फैक्टर का यूज करके हमने प्रोडक्शन किया। मतलब प्रोडक्शन तो कर लिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में कितने फैक्टर्स को यूज किया और उन फैक्टर्स को यूज करके उनको क्या क्या हमारे को इनकम जनरेट हुई, वो हम पढ़ेंगे इनकम मेथड में। हम सब लोगों को पता है देयर आर 4 काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 इज लेबर। लेबर अगेन 2 टाइप में हो गई, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब जो एजुकेटेड भी हैं, ठीक है, और जो अनस्किल्ड हो गए वो अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको हम क्या देते हैं, सैलरीज, और जो अनस्किल्ड है मतलब जो दिहाड़ी मजदूर हो गए वो हो गए वेजेस। ठीक है, तो लेबर को जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिवाइडेड हुए, फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस किसको मिलेंगे, जो कि हमारे क्या बोलते हैं अपना जो दिहाड़ी मजदूर है या अनस्किल्ड लेबर है। सैलरीज दोज हु आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स। नंबर 2 लैंड। लैंड को उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसको पेमेंट क्या मिलेगा, उसको मिलेगा रेंट। जमीन है तो उसकी हम क्या देते हैं, रेंट। फिर थर्ड वन इज कैपिटल। कैपिटल यहां पे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो पैसे को क्या मिलता है, उसका ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद चौथा आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, सो देयर आर जनरली 4 काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 लेबर, what they get, wages and salaries. Second one is land, what they get as a rent. Capital, it will get interest, and then the entrepreneur which earn the profit. So एक मोटे मोटे तौर पे हमने ये देखा कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और इन लोगों को जो पेमेंट मिलती है, पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने इन चारों के जरिए अपना प्रोडक्शन तो कर लिया, और इन लोगों को अब हमने क्या देना है, पैसा। तो पैसा देते ही हम लोगों को मिल जाएगा एक इनकम मेथड, एक मोटे तौर पर। ठीक है, तो अभी हम इस इनकम मेथड को और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो समझ आया होगा अभी तक आपको कि हमने हमारे पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन है,
और इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करके हम लोगों ने अर्न करनी है उनकी इनकम, कि उनको प्रोडक्शन के बदले में क्या मिला, और उन सबकी इनकम को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। व्हाट इज इट? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब जो भी वो लोग जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं वो आते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पार्ट में। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश में उसको पैसा मिला। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, हमने पहला लिखा था ना कि जो लेबर है, तो लेबर को हमने क्या दिया कि लेबर जो हुई वो 2 तरीके की हुई, क्या, एक स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो उन दोनों की सैलरीज को ऐड कर लेंगे, वो कहलाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश में मिलने वाला पैसा। ऐसे ही वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब वो काम तो कर रहा है, उसने कहा भाई मेरे को ना पैसा मत दो, मुझे कोई ना कोई सामान दे दो। जैसे अगर मेरे यहाँ पे गेहूं या चावल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसने कहा भाई तुम मेरे को जो है पैसा मत दो, मेरे को 10 किलो चावल दे दो, तो उसको मिला तो या तो वो कैश लेगा या वो काइंड में लेगा। ठीक है, थर्ड थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स? जैसे कि प्रोविडेंट फंड, PF हो गया, ठीक है, EPF हो गया, ये सब जो चीजें हमारी सैलरीज में से कटती हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। अब तुम लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जो कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो मेडिकल फैसिलिटी का जो खर्चा होता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो मालिक होता है ना, वो अपने कर्मचारियों को, मतलब अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी काउंटेड इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके, एंड इफ अगर अभी हम बात करें कि जैसे बोनस है, तो बोनस भी हमारा इसी में काउंट होता है वेजेस एंड सैलरीज में, बिकॉज ये उनका राइट है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी, कोई भी कंपनी अगर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको फ्री ट्रैवलिंग प्रोवाइड करती है, फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो दैट विल बी आल्सो काउंटेड इन द वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो अगर उनको कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है अपने एम्प्लॉयर्स के जरिए से, तो दैट विल बी काउंटेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। अब जो सेकंड पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के आगे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास आएगा रेंट, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी विच विल बी गिवन आफ्टर यूजिंग, आफ्टर रेंडरिंग द सर्विसेज ऑफ लैंड। जमीन के बदले में जो हमारे को पैसा मिलता है वो रेंट और रॉयल्टी होता है। रेंट क्या हुआ, भाई मैंने अपनी जमीन पर एक फैक्ट्री लगाई, तो उसका कोई ना कोई रेंट तो होगा, तो वो रेंट हो गया। और रॉयल्टी क्या होती है कि जैसे अगर मेरी कोई एक जमीन है जिसको हमने खोद कर उसमें कुछ सामान ऐसा मिला जो वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्सेज जो है हमने सरकार को कहा भाई ये मेरी जमीन में से मिला है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार जो है हमारे को उसके बदले में क्या देती है, रॉयल्टी। तो रेंट हमारे को जमीन के बदले में मिला और रॉयल्टी हमें तब मिली जब हमने अपनी जमीन को, सपोज करो हमने यूज करने के लिए दे दिया सरकार को, भाई ये तुम्हारी जमीन है, मेरी नहीं है, इसके अंदर से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो वो रॉयल्टी होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट का पार्ट है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टाटा ने अपना प्रॉफिट अर्न किया 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब वो इसको क्या करेगी, टाटा की कंपनी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मतलब जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो उसमें से अपना प्रॉफिट का टैक्स दे दिया, ठीक है। मतलब प्रॉफिट में से भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे दिया। इसके बाद आया हमारे को डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है जैसे अब टाटा के कुछ लोगों ने शेयर खरीद रखे होंगे, है ना, टाटा के लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं। अब ये जो प्रॉफिट हुआ टाटा को, तो टाटा ने उसमें से तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे दिया। जो बाकी पैसा बचा उसमें से जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं उन्हें भी तो हक है ना कि भाई जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उन्हें भी तो मिलना चाहिए। तो टाटा ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ अपने शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, जिसको बोला गया डिविडेंड। समझ आया। इसके बाद जो पैसा बचा, मतलब इन दोनों को देने के बाद जो पैसा बचा वो कहलाया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसको अनडिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कि अब ये इसको दूसरे नाम से भी समझ लो, नेट रिटेन्ड अर्निंग, मतलब वो अर्निंग जिसको टाटा ने अब अपने पास में रख लिया। भाई मैंने प्रॉफिट में से 2 बंदों को हिस्सा दे दिया, अब जो मेरे पास बचा है उसको मैं अनडिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, या हम उसको बोल सकते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये वो पैसा जो मेरी ही अर्निंग कहलाएगी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट था वो था हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो थर्ड पार्ट है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। मतलब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी होते हैं जो कि अपने से ही पैसा अर्न कर रहे हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब उन्होंने अपनी जमीन नहीं दी, उन्होंने अपना कोई पैसा नहीं लगाया, ना ही उन्होंने उनके पास में कोई प्रॉफिट आया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग बच जाते हैं जो अपनी सेल्फ अर्निंग करते हैं। फॉर सपोज मैं बता देता हूँ, एक किराना स्टोर है, उसने अपने आप ही काम कर रहा है, सेल्फ अर्निंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो ड्राइवर, ऑटो चलाने वाला, ठीक है। तो जो अपने सेल्फ काम कर रहे हैं, जिनका किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हमने एक इनकम मेथड का एक बताया है कि एक क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड पार्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड द थर्ड पार्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये वाला मेथड अभी तक। इसको मैं एक बार और आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे या जब हम लोग इसको लिखेंगे मेथड को, तो कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में COE। इसके 2 पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज, whether in cash or kind। number 2, employer contribution in social security scheme, ठीक है। number 2, operating surplus, very simple, rent and royalty। second, interest। third, profit।
प्रॉफिट के 3 पार्ट है, फिर से याद कर लेना, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और थर्ड क्या चीज है इसकी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और थर्ड वन है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज दोबारा समझ लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। ठीक है, जब हम इन तीनों के ऐड कर लेंगे, हम अगर इन तीनों की जो भी वैल्यूज होंगी वो जैसे ही ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट NDPFC, हमें क्या मिलेगा, NDPFC। ठीक है, तो एक बारी और, कंपनसेशन एम्प्लॉयज 2 पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। ठीक, इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे को मिल जाएगा NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी मैं आपको एक इसका न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आपको बहुत सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें इनकम मेथड से NDPFC को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, पहले देखो इधर मैंने सॉल्यूशन भी दिया। तो हमने कुछ भी करने से पहले हमें ये पता है कि हमने इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पूरा का पूरा एक मेथड, जहां सॉल्यूशन देना है वो सॉल्यूशन के तौर पर एक पूरा का पूरा मेथड लिख दो, तब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बहुत ज्यादा इजी रहेगा और बहुत अच्छे से आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले पूरा का पूरा सॉल्यूशन में सबसे पहले पूरा का पूरा मेथड लिख दिया। ठीक है, अब हम जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसमें देख लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का डायरेक्टली गिवन है, नहीं है। देखो, वेजेस एंड सैलरीज, NIT, नफिया, रेंट, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और डेप्रिसिएशन। मैं अभी इसकी वैल्यूज नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इसके टर्म्स पढ़ रहा हूँ, पर्टिकुलर्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा, मैंने डैश कर दिया। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, कितना है, 600। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, ओ सॉरी, क्या, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, देखो कहीं गिवन है, नहीं गिवन, तो इसको भी मैंने डैश कर दिया। इसके बाद आते हैं हम किस पर, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है, नहीं, तो मैंने इसको भी ब्लैंक कर दिया। इसके बाद आया रेंट एंड रॉयल्टी, तो रेंट इज गिवन कितना, 100, इंटरेस्ट इज गिवन 60। अगला क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो हम प्रॉफिट को डायरेक्टली लेंगे, अगर ये तीनों चीजें गिवन है तो इन तीनों चीजों को ले लो। तो सबसे पहले देखो डिविडेंड कितना है भाई, 20 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 40 प्लस क्या चाहिए हमें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 60 60 120। मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है 280। अब ये जितने भी टर्म्स आए इन सबको ऐड कर दो, 600 प्लस 100 700 प्लस 60 760 प्लस 120 880 और फिर 280 1060। So 1060 what we get, NDPFC। तो NDPFC तक हमारे को समझ आ गया कि हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको पता है इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो इनकम मेथड का पूरा मेथड लिख लो और उसके बाद उसके टर्म्स को लिखो और सबको मतलब सम अप करके हमारे पास आ जाएगा NDPFC। नाउ मूव ऑन टू व्हाट डू वी नीड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, NNPFC। तो अगेन वही मेथड जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फाइंड और गिवन। फाइंड क्या करना है, NNPFC, गिवन क्या है NDPFC, तो सब कुछ सिमिलर है, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस नफिया, तो हमारे को नफिया गिवन है -20
1060 प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू 1040 इज द आंसर। सो NNPFC इस तरीके से हमारे को मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये वाली वीडियो NNP से FC NDP FC से कैसे जाना है, तो मैंने ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस आई बटन पर जाकर लेसन नंबर 2 को आप जरूर देखें। उसमें आपको इस तरीके का NDPFC से NNPFC पे जाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करते ही आपको इनकम मेथड के असाइनमेंट, न्यूमेरिकल्स का एक असाइनमेंट भी मिलेगा। उसमें आप असाइनमेंट करने की कोशिश करो और इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखना। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, उसी लिंक में एक मैसेज बॉक्स है, उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर देना। और जो भी असाइनमेंट करो, अगर मुझसे चेक कराना है तो उसी जगह पर एक सेंड का ऑप्शन है, सेंड योर असाइनमेंट का ऑप्शन है, फोटो क्लिक करके वो मुझे भेजना, आई विल चेक इट फॉर यू। सो आई होप you will get to know about the income method now। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। ठीक है, और लास्ट में अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।